क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी मूवीज रिलीज होने से पहले ही मास्टरपीस मान ली जाती है और उनकी आने वाली मूवी द ओडिसी का लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ है। जिस ट्रेलर को इंटरनेट पर सेलिब्रेट होना चाहिए था, उसी ट्रेलर के बाद क्रिस्टोफर नोलन अपने करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। इंटरनेट पर यह ट्रेलर नोलन के करियर का अब तक का सबसे नेगेटिव ट्रेलर बन चुका है, जिस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। लेटेस्ट ट्रेलर पर लगभग 50,000 लाइक्स और उसके सामने 2.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स मिले हैं। और सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या क्रिस्टोफर नोलन ने होमर की ओरिजिनल ओडिसी को बदल दिया? क्या कास्टिंग गलत हो गई? या डायलॉग्स कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं? या फिर इंटरनेट बिना मूवी देखे ही ओवर रिएक्ट कर रहा है? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया, और वो है कास्टिंग। देखो, जब भी किसी फेमस नॉवेल, माइथोलॉजी या हिस्टोरिकल एपिक को एडेप्ट किया जाता है तो ऑडियंस की सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है सोर्स मटेरियल की एक्यूरेसी, और दी ओडिसी के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेलेन ऑफ ट्रॉय की। अगर हम होमर की राइटिंग और ग्रीक माइथोलॉजी को देखें तो हेलेन को सिर्फ एक क्वीन नहीं बल्कि द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स भी कहा गया है। यानी वो इतनी सुंदर थी कि उसके लिए पूरा ट्रोजन वॉर शुरू हो गया था। और ट्रेडिशनल ग्रीक डिस्क्रिप्शन में हेलेन को जनरली फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोल्डन या लाइट कलर्ड हेयर और एक परफेक्ट ग्रीक अपीयरेंस के साथ इमेजिन किया गया है। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में हेलेन का रोल लुपिता न्योनगो प्ले कर रही है, और इसी कास्टिंग को लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर करना जरूरी है, मेजॉरिटी ऑडियंस को प्रॉब्लम किसी कलर्ड एक्टर से नहीं है, प्रॉब्लम है बुक एक्यूरेसी से। क्योंकि अगर सोर्स मटेरियल किसी कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक अपीयरेंस के साथ डिस्क्राइब करता है तो नेचुरली फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि एडप्शन में भी वो डिस्क्रिप्शन जितना हो सके उतना मेंटेन किया जाए। ये आर्गुमेंट सिर्फ द ओडिसी के लिए नहीं है। सोचो, अगर कल किसी ब्लैक पैंथर एडप्शन में टिचाला का रोल कोई व्हाइट एक्टर को दे दिया जाए तो ऑडियंस वही सवाल पूछेगी, क्योंकि इशू एक्टर की रेस से नहीं है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी से है। और मुझे लगता है हेलेन के केस में भी बहुत से फैंस एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस कर रहे हैं। अब दूसरी कंट्रोवर्सी पे चलते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, एलियट पेज। ट्रेलर से इंटरनेट पर रूमर्स चलने लगे थे कि एलियट पेज शायद एक्विलियस का रोल प्ले कर सकते हैं, और इसी रूमर की वजह से काफी बैकलैश देखने को मिला है। कई लोगों ने कहा कि एक्विलियस का ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन और कास्टिंग मैच ही नहीं करती, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि एलियट पेज का रोल एक्चुअली एक्विलियस का नहीं, सिनॉन का है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैकलैश फिर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डिस्कशन अब भी सिर्फ एलियट पेज तक लिमिटेड नहीं रहा। लोग ओवरऑल कास्टिंग की फिलोसॉफी पर सवाल उठाने लगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2004 में ट्रॉय रिलीज हुई थी और ब्रैड पिट ने एक्विलियस का रोल प्ले किया था, और वो टाइम पे किसी ने कास्टिंग को लेकर सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि ऑडियंस को लगा कि स्क्रीन पर वही लेजेंडरी ग्रीक वॉरियर दिखाया जा रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने बुक में पढ़ा था। यही एक्सपेक्टेशन आज भी ऑडियंस लेकर बैठी है। वो ये नहीं देख रही कि एक्टर ऑस्कर विनर है या नहीं, वो ये देख रही है कि स्क्रीन पर उन्हें वही कैरेक्टर फील हो रहा है कि नहीं। यही पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट भी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर हॉलीवुड में ऐसे कास्टिंग डिसीजन बार बार क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ डायरेक्टर की क्रिएटिव चॉइस है या फिर इसके पीछे इंडस्ट्री का कोई और रीजन छुपा हुआ है? और यही शुरू होती है ऑस्कर वाली डिबेट, क्योंकि जब भी हॉलीवुड में किसी मूवी की कंट्रोवर्शियल कास्टिंग होती है, इंटरनेट पर एक बात बार बार सुनने को मिलती है, ये सब ऑस्कर जीतने के लिए किया जा रहा है। अगर तुम भी सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे हो तो तुमने भी ये कमेंट जरूर पढ़ा होगा। सवाल ये है, क्या ये बात सच है? चलो इसको पहले समझते हैं। 2020 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑस्कर देती है, उसने इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि ऑस्कर जीतने के लिए हर मूवी में डिफरेंट रेसेस या डाइवर्स कास्टिंग होना जरूरी है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। एकेडमी ने टोटल 4 इंक्लूजन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और अगर किसी फिल्म को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो उसे उनमें से सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्टैंडर्ड्स सिर्फ एक्टर्स के बारे में नहीं होते, ये इंक्लूड करते हैं बिहाइंड द सीन क्रू, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्टूडियो के हायरिंग प्रोसेस और मार्केटिंग टीम्स तक। यानी सिर्फ किसी कैरेक्टर की कास्टिंग चेंज कर देने से ना तो मूवी ऑटोमेटिकली ऑस्कर जीत जाती है और ना ही उसे नॉमिनेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक और रियलिटी भी है। आज का हॉलीवुड इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करता, क्योंकि जब स्टूडियोज इतनी बड़ी फिल्म्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म हर मेजर अवार्ड के लिए एलिजिबल हो, और इसी वजह से इंटरनेट पर बहुत से लोग द ओडिसी की कास्टिंग को भी ऑस्कर इंक्लूजन स्टैंडर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक क्रिस्टोफर नोलन, यूनिवर्सल पिक्चर्स या एकेडमी की तरफ से कभी भी ये नहीं कहा गया कि द ओडिसी की कास्टिंग ऑस्कर रूल्स को ध्यान में रखकर करी गई है। मुझे लगता है इसके पीछे एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है।
क्रिस्टोफर नोलन अपनी ऑलमोस्ट हर मूवी में एक्टर को उनकी एक्टिंग एबिलिटी के बेसिस पर कास्ट करते आए हैं। हो सकता है उन्हें जेन्युइनली लगा हो कि वो पर्टिकुलर एक्टर वो कैरेक्टर के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है, और अगर ऐसा है तो उसका जवाब हमें ट्रेलर नहीं मूवी रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन चाहे कास्टिंग की डिबेट हो या ऑस्कर वाली डिस्कशन, एक कंट्रोवर्सी और है जिसने मुझे पर्सनली इससे भी ज्यादा सरप्राइज किया, और वो है ट्रेलर के डायलॉग्स। देखो, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर कास्टिंग के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा बात हुई वो थे उसके डायलॉग्स। मैं समझ सकता हूँ कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई ओरिजिनल एक्शन मूवी तो है नहीं, ये होमर की ओडिसी है, एक ऐसी कहानी जो लगभग 3000 साल पुरानी है। नेचुरली ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि उस दुनिया का फील भी वैसा ही आए, लेकिन ट्रेलर में हमें कुछ डायलॉग सुनने को मिले जो काफी मॉडर्न फील होते हैं, और सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस लाइन पर हो रहा है वो थी माय डैड इज कमिंग होम। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये लाइन ओरिजिनल बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये सुनने में भी काफी अजीब लगती है। जब ओडिसियस पॉलीफीमेस को अपना नाम बताता है तो वो कहता है माय नेम इज नोबडी। कई लोगों का मानना है कि ट्रेलर में डायलॉग्स की डिलीवरी स्टाइल और मॉडर्न इंग्लिश एंशिएंट ग्रीस का फील क्रिएट ही नहीं करवा पा रही। ये क्रिटिसिज्म मुझे कुछ हद तक वैलिड भी लगा, क्योंकि जब तुम ग्लैडिएटर देखते हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखते हो या ट्रॉय देखते हो, ये सब छोड़ो, मैं अपना इंडियन एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम लोग महाभारत देख रहे हैं और उसमें दुर्योधन आके धृतराष्ट्र को ऐसा बोले कि पापा मैं ये कर रहा हूँ, वो कितना अजीब लगेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महाभारत में हमें ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे, पिताजी, माताश्री। लेकिन ओडिसी के ट्रेलर में कई जगह कन्वर्सेशंस काफी कैजुअल लगती है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा कर दिया है, क्या क्रिस्टोफर नोलन ओरिजिनल होमर की ओडिसी बना रहे हैं या फिर वो अपनी ओडिसी बना रहे हैं? मेरे हिसाब से यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का असली सेंटर पॉइंट है। देखो, ये सवाल सिर्फ ओडिसी का नहीं है, ये हर एडेप्टेशन के साथ होता है। जब पीटर जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाई तब उन्होंने भी बुक्स के कई सीन्स चेंज किए थे, कई कैरेक्टर्स को हटा दिया था, कई इवेंट्स को सिंप्लीफाई किया था और कुछ नए मोमेंट्स भी ऐड किए थे। फिर भी आज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को सिनेमा की ग्रेटेस्ट ट्रायोलॉजीज में से एक माना जाता है। हैरी पॉटर में भी बुक्स के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मूवी में से हटा दिया गया था। ड्यून में भी चेंजेस हुए थे। मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू की बात तो तुम छोड़ ही दो, वहां तो हर दूसरा कैरेक्टर कॉमिक्स से अलग ही लिखा गया है। तो सिर्फ चेंजेस होना प्रॉब्लम नहीं है। असली सवाल ये है, क्या वो चेंजेस स्टोरी को बेटर बना रहे हैं या सिर्फ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? क्रिस्टोफर नोलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कभी भी किसी सोर्स मटेरियल को पेज बाय पेज कॉपी नहीं करते। बैटमैन ट्रायोलॉजी देखो, डार्क नाइट कॉमिक्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं थी। ओपनहाइमर भी बायोग्राफी का फ्रेम बाय फ्रेम एडेप्टेशन नहीं थी। इंटरस्टेलर में भी साइंस के साथ सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई थी। लेकिन एक चीज नोलन हमेशा करते हैं, वो ओरिजिनल सोर्स की सोल को कभी नहीं खोते, और शायद यही वजह है कि उनकी एडेप्टेशन काम करती है। तो मेरे हिसाब से हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि नोलन ने कितने सीन्स बदले, हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने होमर की ओडिसी की सोल को कितना रिस्पेक्ट दिया। क्योंकि अगर मूवी देखने के बाद हमें वही जर्नी फील हुई, वही लोनलीनेस, सैक्रिफाइस, होमकमिंग जो होमर ने लिखी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, चाहे कुछ कैरेक्टर्स का अपीयरेंस बदल दिया जाए या कुछ सीन्स को सिनेमैटिक बना दिया जाए। लेकिन अगर मूवी सिर्फ स्पेक्टिकल बनकर रह गई और ओडिसियस की इमोशनल जर्नी भी कहीं खो गई, तो फिर क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड होगा। मुझे लगता है इसी वजह से लोग इतना इमोशनल रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए द ओडिसी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये दुनिया की ग्रेटेस्ट एपिक्स में से एक है। और जब बात इतनी बड़ी लेगेसी की हो तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी बड़ी ही होती है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो मुझे लगता है कि लोग भूल रहे हैं, और शायद इसी वजह से इंटरनेट मूवी को रिलीज होने से पहले ही जज कर रहा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में 1-2 मिनट का ट्रेलर आता है और अगले ही दिन लोग डिसाइड कर देते हैं कि मूवी मास्टरपीस है या डिजास्टर। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज के साथ हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। याद करो, जब इंटरस्टेलर का पहला ट्रेलर आया था, कई लोगों ने कहा था कि ये बस एक और स्पेस मूवी होगी। डंकर्क के ट्रेलर के बाद लोग बोल रहे थे कि इसमें तो एक्शन है ही नहीं। ओपनहाइमर के टीजर को लेकर भी कई लोग कंफ्यूज थे कि 3 घंटे की मूवी सिर्फ एक साइंटिस्ट के ऊपर कैसे इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। और टेनेट की बात तो अलग ही है। ट्रेलर देखकर आधे लोगों को समझ ही नहीं आया था कि मूवी चल किस डायरेक्शन में रही है। मुझे तो टेनेट आज भी समझ नहीं आई। लेकिन जब फाइनल मूवी रिलीज हुई तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बदल गया। नोलान की फिल्म मेकिंग का स्टाइल कुछ ऐसा है, वो ट्रेलर्स में पूरी स्टोरी कभी रिवील नहीं करते। कई बार तो ट्रेलर और फाइनल मूवी का इमोशनल टोन ही अलग होता है। इसीलिए सिर्फ 2 मिनट के फुटेज को देखकर ये डिसाइड कर लेना कि कास्टिंग फेल हो गई, डायलॉग्स खराब है, या मूवी का एग्जीक्यूशन सही नहीं है, या मूवी सोर्स मटेरियल का रिस्पेक्ट नहीं करती, शायद थोड़ा अनफेयर होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑडियंस अपनी कंसर्न्स रेज ना करे। अगर फैंस को लगता है कि हेलन का ओपिनियन सोर्स मटेरियल से मैच नहीं करता, ये एक वैलिड डिस्कशन हो सकता है। अगर किसी को डायलॉग्स मॉडर्न लगते हैं तो ये भी एक वैलिड ओपिनियन है। लेकिन ओपिनियन और फाइनल जजमेंट दोनों अलग चीजें होती है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म नहीं। मेरे हिसाब से तो ओडिसी जैसी फिल्म को जज करने का असली वक्त ट्रेलर रिलीज होने के बाद नहीं, मूवी रिलीज होने के बाद होता है। क्योंकि अगर क्रिस्टोफर नोलन ने होमर की ओरिजिनल जर्नी की सोल को कैप्चर किया है तो बिलीव मी, आज की ये सारी कंट्रोवर्सीज
कल सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाएगी। और अगर वो वैसा नहीं कर पाए तो फिर ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जस्टिफाई होगा। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक बार मूवी को बोलने का मौका मिलना ही चाहिए। इन सब कंट्रोवर्सीज को देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आती है, द ओडिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद उसकी कास्टिंग या डायलॉग्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल मूवी बनती है तो ऑडियंस उससे सिर्फ एक अच्छी मूवी एक्सपेक्ट करती है, लेकिन जब डायरेक्टर का नाम क्रिस्टोफर नोलन हो और सोर्स मटेरियल होमर की ओडिसी जैसी लेजेंडरी एपिक हो तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और शायद इसी वजह से हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग और हर एक कास्टिंग डिसीजन माइक्रोस्कोप के नीचे आता जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर कल मूवी रिलीज होती है और नोलन होमर की ओरिजिनल ओडिसी की सोल को कैप्चर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग हेलन की कास्टिंग या ट्रेलर के डायलॉग्स को याद रखेंगे। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है जब मूवी अच्छी होती है तो कंट्रोवर्सीज धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मूवी अपनी स्टोरी से कनेक्ट नहीं करवा पाई तो फिर ये सारी कंट्रोवर्सीज और भी बड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए मेरे हिसाब से अभी ये डिसाइड करना कि नोलन ने होमर को डिस्ट्रॉय कर दिया या ये मूवी ऑलरेडी मास्टरपीस है, दोनों ही कंक्लूजन बहुत जल्दी होंगे। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर देखा है, 3 घंटे की मूवी नहीं। और अगर क्रिस्टोफर नोलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी मूवीज को ट्रेलर से जज करना शायद उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। अब देखना सिर्फ ये है कि जब थिएटर की लाइट्स बंद होती है और स्क्रीन पर ओडिसी की जर्नी शुरू होती है तब हमें क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी देखने को मिलती है या होमर की ओडिसी का नया सिनेमैटिक रूप देखने को मिलता है। और बिलीव करो, ये जवाब ट्रेलर नहीं दे सकता, सिर्फ मूवी दे सकती है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या ऑडियंस का क्रिटिसिज्म जेन्युइनली सोर्स मटेरियल को लेकर है या क्रिस्टोफर नोलन के नाम की वजह से एक्सपेक्टेशन ही इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें सेटिस्फाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।